तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना? हाँ, कल का मतलब पिछली क्लास। समझ रहा है बेटा? तो हमने वैद्युत फ्लक्स जाना, फिर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, विमीय सूत्र और उससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट को हम पीछे पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज अगली हेडिंग होगी हमारी गॉस की प्रमेय। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चों? गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम भी कह सकते हैं। हाँ। या तो बेटा गॉस की प्रमेय बोल दें, या चाहे तो हम इसे गॉस का नियम भी बोल सकते हैं। अब बात आती है, बोले सर ये है क्या? देखो समझो क्या है। जैसे ये किसी भी आकृति का एक कोई बंद पृष्ठ ले लिया। कैसा पृष्ठ बच्चों? पूरा पृष्ठ बंद है। ठीक। अब अगर मैं कहूं इस बंद पृष्ठ के भीतर कहीं पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है ना? बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश रखा है? प्लस क्यू। आवेश के चारों ओर उसका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र को क्या हम पढ़ चुके हैं? वैद्युत बल रेखाओं से दिखाते हैं। तो ऐसा करो, इस प्लस क्यू आवेश की बल रेखाएं खींचो। बल रेखाएं प्लस क्यू से किधर? बाहर की ओर। बेटा अकेला है, दो नहीं है। दो हो तो ठीक है, प्लस से माइनस की ओर जाती है बल रेखाएं। लेकिन अकेले में हमने क्या कहा? प्लस से बाहर की ओर, माइनस है तो उसके अंदर की ओर। दूसरा तो है ही नहीं यहाँ। तो अब प्लस से बल रेखाएं ऐसे किधर की ओर बेटा? चालक के लंबवत। किधर की ओर? ऐसा बाहर की ओर। किधर की ओर बेटा? तो क्या इस आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से होकर कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं? और बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? आपने क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं? क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा आवेश रखा, आवेश के चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाया? वैद्युत बल रेखाओं से। और इन बल रेखाओं की वजह से क्या इस बंद पृष्ठ से क्या गुजर रहा? वैद्युत फ्लक्स। मान लो कितना? फाई ई। तो गॉस साहब ने सिद्ध किया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, बोले वो उसके भीतर रखे कुल आवेश का कितने गुना होगा? 1/ε0 गुना। मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके भीतर जो कुल आवेश रखा है, जैसे हमने यहाँ कुल आवेश क्यू ही तो माना है, बाकी जगह जितना होगा वो लेंगे। उस कुल आवेश क्यू का कितने गुना? 1/ε0 गुना होता है। चूंकि इस बात को वैज्ञानिक गॉस ने प्रूव किया था, इसलिए उनके नाम पर हम इसे बच्चों गॉस की प्रमेय कह दें या गॉस का नियम कह दें। तो पहले तो हम इस प्रमेय को लिखने वाले हैं, फिर बाद में हम इसे सिद्ध भी करेंगे। तो अभी तो आपके सामने ये प्रमेय लिखा हुआ था। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखा था हमने? फाई ई से। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश को किससे लिखा? क्यू से। का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अगर इसे गणितीय रूप में यानी कि फॉर्मूले के रूप में लिखें तो बेटा कुल फ्लक्स को लिखा है फाई ई से। ये बेटा कुल आवेश क्यू का कितने गुना? 1/ε0 गुना। यही तो गॉस की प्रमेय है। यही क्या है बच्चों? गॉस की प्रमेय। अब बोले सर ये तो प्रमेय लिख ली हमने, अब हम इसे क्या करें? सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम इसमें हेडिंग डालते हैं बेटा उपपत्ति। क्या हेडिंग लगाएंगे? उपपत्ति का मतलब है बेटा इसका प्रूफ। क्या है बच्चों? प्रूफ। क्या है? प्रूफ। कैसे करेंगे वो समझो। देखो, क्या हमने अभी कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स,
उसके भीतर रखे कुल आवेश का कितने गुना? 1/ε0 गुना। तो अगर गॉस की प्रमेय हमें प्रूफ करनी है तो पहले क्या करें, कोई बंद पृष्ठ लें, फिर उससे गुजरने वाला क्या निकालें, वैद्युत फ्लक्स क्या निकालें, और देखें क्या वो उसके भीतर रखे आवेश का 1/ε0 गुना आ रहा है, 1/ε0 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो प्रूफ करना है। तो हम ऐसा करते हैं, कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया। अब आपको सर ये कौन सा पृष्ठ है? अनिश्चित आकृति का। बोले सर ऐसा क्यों लिया, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींच लिया? बोले सर गोला ले लेते हैं। अगर मैं बंद पृष्ठ गोला ले लूं तो आपके दिमाग में आ सकता है, बोले सर गॉस की प्रमेय केवल किसके लिए लगती है, गोले के लिए, बाकी के लिए नहीं लगती। या मैं कोई और आकृति निश्चित जैसा घन ले लूं, है ना, जो पृष्ठ है वो घन के आकार का ले लूं, तो आपको लग रहा है गॉस की प्रमेय घन के लिए सिद्ध कर सकते हैं, बाकी के लिए सिद्ध करना संभव। तो मैंने कोई निश्चित आकृति नहीं, ऐसे अपने मन से कोई टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ खींच लिया, और इस पृष्ठ के लिए हम गॉस की प्रमेय प्रूफ करेंगे। तो हमने ये तो बंद पृष्ठ ले लिया बेटा, क्या ले लिया, बंद पृष्ठ। अब इस बंद पृष्ठ के भीतर क्या रखें, कोई आवेश, मान लो यहां बिंदु O है और यहां +Q आवेश रखा है, कहां, बिंदु O पर। अब इस आवेश के कारण इस पूरे पृष्ठ से क्या गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स, और उस वैद्युत फ्लक्स का मान ही तो निकालना है। तब ये बंद पृष्ठ है, इसके भीतर बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, तो मान लो इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। क्या ले लिया, P। अब जरा देखो साथ साथ बिल्कुल सॉल्व करते हुए चलेंगे, लिखते हुए। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक बंद पृष्ठ, उसके भीतर बिंदु O पर क्या रखा है, एक +Q आवेश। अब इस +Q से कितनी दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है, आवेश के कारण यहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान लिखो। पहले वैद्युत क्षेत्र का मान, तो देखो क्या लिखेंगे, थ्योरी भी कहीं से रटनी नहीं होती। जैसे इसमें लिखे, माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर कितना आवेश रखा है, आवेश रखा है। अब ये आवेश रख लिया। अब इस आवेश से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P। उस बिंदु P पर क्या निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान। तो इस आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, E बराबर कितनी। देखो आवेश कितना है, Q, इसके कारण कहाँ चाहिए, P पर। P का मतलब कितनी दूरी पर, R दूरी पर। और Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, कोई बताए बेटा। Q आवेश से R दूरी पर डेरिवेशन कर चुके हैं, 1/4πε0 Q आवेश से R दूरी पर बच्चों Q/R²। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं Q आवेश से R दूरी पर तीव्रता 1/4πε0 Q/R²। तो ये तो तीव्रता आ गई बेटा। अब इस तीव्रता की वजह से इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर के क्या गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स। ऐसा पूरे बंद पृष्ठ से बाद की बात करते हैं। ऐसा करते हैं हम, इसका एक यहां पे छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। छोटा सा क्षेत्रफल मतलब इसके पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग, और उस छोटे से भाग को कहते हैं हम अल्पांश क्षेत्रफल। क्या कहेंगे बच्चों, समझ लो इसका मतलब क्या कहेंगे बच्चों, अल्पांश क्षेत्रफल। अच्छा अल्पांश का मतलब समझ लो, इसको थोड़ा संधि विच्छेद कर लो, अल्प प्लस अंश, अलग अलग करके लिख लो, दो शब्दों से मिलकर बना है अल्प प्लस अंश। देखो अल्प का मतलब छोटा सा और अंश का मतलब किसी का भाग। तो अगर किसी का एक छोटा सा भाग ले ले तो उस छोटे से भाग को हम उसका क्या कह सकते हैं, अल्पांश। अल्पांश का मतलब उसका छोटा सा भाग। तो ये जो पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग ले लिया, हम इसको क्या बोल सकते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल। अच्छा कुल क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, तो अल्पांश क्षेत्रफल को बेटा
छोटा सा कोई सूक्ष्म मान है उससे पहले डी लगा देते हैं। तो ऐसा करो, ये अल्पांश क्षेत्रफल मान लो कितना है, डी ए। कितना है, डी ए। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, भाई वैद्युत क्षेत्र के कारण ही तो फ्लक्स गुजरता है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस अल्पांश डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो। अब वैद्युत फ्लक्स कल क्या पढ़ा था, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर डीए के डॉट गुणनफल के बराबर। किसके बराबर? तो आपको पता है तीव्रता तो यहाँ पे ई आ गई, क्षेत्रफल कितना है, डीए, अब इनकी डॉट गुणा के बराबर। और कोई दो वेक्टरों की डॉट गुणा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, ए और बी की दिशाओं के बीच का कोण। तो अब ई और डी ए का जब डॉट गुणन करोगे तो डॉट गुणा निकालने के लिए या ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर ई डॉट डी ए लिखेंगे और वो होगा ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा होगा ई की दिशा और डी ए की दिशा के बीच का कोण। मतलब कहने का ये है, अगर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो ऐसा करो, पहले इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा निकालो और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए की दिशा निकालो। अच्छा, ई की दिशा किधर होती है बताओ? प्लस से किधर, बाहर, माइनस के अंदर। तो यहां बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा किधर की ओर है, सब बाहर की ओर। अच्छा, डीए की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर। अब ये तो अनिश्चित आकृति है, कोई निश्चित होती तो उस पर विचार करते अविलंब किधर जाएगा, ये तो अनिश्चित है, हमें नहीं पता किधर जाएगा, तो हमने मान लिया, मानो इस पर अविलंब ये जा रहा है डीए, तो ई और डीए के बीच का कोण यहां मान लो कितना बन रहा है, थीटा। कितना है? तो हमने अब ये अल्पांश क्षेत्रफल जो डीए लिया है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। ठीक, देखो बेटा, बिंदु पी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल कितना लिया गया है, डीए लिया गया है। इस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, कुल वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखा था बेटा, फाई ई। किससे लिखा था? अच्छा, ये कुल थोड़ी निकाल रहे हो, अभी छोटे से क्षेत्रफल से निकाल रहे हो, तो छोटा सा फ्लक्स निकाल रहे हैं, किससे लिख लें, डी फाई ई। कुल फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, अगर उसका एक छोटा सा भाग अभी निकाल रहे हैं तो किससे लिख लें, चलिए डी फाई ई। अच्छा, कल ही हमने पढ़ा था, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर की डॉट गुणा के बराबर। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई, और क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, डीए, क्या दोनों की डॉट गुणा के बराबर? तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब डी फाई ई बराबर बेटा ई डॉट डीए बराबर क्या होगा, ई डीए कॉस थीटा, ई डीए ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, ई और डी ए की दिशाओं के बीच का कोण, वो यहां ठीक है, थीटा ही माना है हमने। कितना माना है, थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर, जरा देखो बेटा, क्या ई का मान निकाल चुके हम? ऐसा करो, ई का मान रख दो यहां, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू में प्यारे बच्चों क्या बचा, फिर देखो ई का मान तो ये रख दिया, इनटू में और क्या बचा, क्या डी ए कॉस थीटा, इनटू में और क्या बचा बच्चों, डी ए कॉस थीटा। अच्छा, इसे थोड़ा बढ़िया करके लिख लो, एडजस्ट कर लो कायदे से, ये क्यू ऊपर से इधर निकाल लो और बटे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग लिख लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इनटू में और क्या बचा, ऊपर बचा डी ए कॉस थीटा और अपॉन में क्या बचा, आर स्क्वायर। तो बेटा डी ए कॉस थीटा
और अपॉन में प्यारे बच्चों क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू में डी ए कॉस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मुझे क्या है, इतने मान पर बताओ क्या है ये, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है आपके सामने जो लिखा है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, बताओ भाई। बताओ क्या है बेटा। ये जो क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र ए पर क्या एक कोण बनेगा, और क्षेत्रफल द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं, घनकोण। और छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बने घनकोण को किससे लिख लो, डी ओमेगा। और याद करो, अगर आर की दिशा और डी ए की दिशा के बीच का कोण थीटा हो तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, पिछले डेरिवेशन में जो पिछले टॉपिक में जो घनकोण पढ़ा था, उस घनकोण में हमने देखा था ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इस अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर बना क्या है बच्चों, घनकोण है। क्या है, घनकोण है। तो डी फाई ई बराबर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू में ये क्या आ गया, टी ओमेगा। अच्छा अभी ये फ्लक्स तो आया है, लेकिन पूरे बंद पृष्ठ से नहीं आया, इसके छोटे से क्षेत्रफल से आया। हमें किससे चाहिए, पूरे बंद पृष्ठ से। किससे चाहिए बेटा, पूरे बंद पृष्ठ से। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जरा इसको ध्यान से समझो एक बात बेटा, जो हम यहां समझने वाले आगे के 3-4 डेरिवेशन में हम उसका यूज करने वाले। अगर आपको थोड़ा 11th का याद हो तो ध्यान करो, किसी वस्तु को बिंदु ए से बी तक ले जाना होता था। मान लो ए पर इसका विस्थापन कितना, x1, बी पर कितना, x2, और बल F लगा के ए से बी तक ले जा रहे थे। अगर ए से बी तक ले जाने में किया गया क्या चाहिए होता था, कार्य, तो हम कहते थे ऐसा करो, पहले बीच में एक छोटा सा विस्थापन ले लो dx, और उस dx में कार्य निकालो। अब कार्य बराबर क्या होता है आपको पता है, बल गुणा विस्थापन। 11th का रिवाइज करा रहा हूं पहले, या 12th में बाद में आएंगे। तो अभी चूंकि कुल कार्य को W से लिखते थे, थोड़ा सा कार्य है तो हम किससे लिख लेते थे बच्चों, dW। अच्छा बल कितना है F, और विस्थापन थोड़ा सा कितना है dx। बोले सूक्ष्म कार्य आ गया dW बराबर F इंटू dx। बोले अब ऐसा करो, कुल कार्य बताओ, क्या बताओ, तो कुल कार्य W निकालने के लिए ये जो सूक्ष्म कार्य dW आता था, इसका क्या करते थे, समाकलन। क्या करते थे, फिर ये अलग बात है, जहां से जहां तक का कार्य चाहिए होता था वो लिमिट लगा देते थे, x1 से x2, यही तो करते थे। मतलब कोई भी कुल मान निकाल लेंगे, कोई थोड़े छोटे से भाग के लिए कोई मान दिया हो और पूरे बड़े भाग के लिए चाहिए हो, तो उसका करना पड़ता है प्यारे बच्चों समाकलन। क्या करना पड़ता है, अगर छोटे से भाग के लिए कोई मान निकाल लो और पूरे भाग के लिए फिर चाहिए हो, तो हम उसका क्या कर दें, अगर समाकलन तो पूरे बड़े भाग के लिए आ जाता है। लेकिन यहां बेटा अब समाकलन होगा 3 तरीके का। कितने तरीके का, अब कौन से 3 तरीके का वो समझो। जैसे कोई पतला एक तार ले लो, है ना, अब इस तार की एक छोटी सी लंबाई ले पहले, मान लो dl, ठीक। इस छोटी सी लंबाई के लिए कोई मान निकाले, फिर हमें चाहिए किसके लिए होगा, इसकी पूरी लंबाई के लिए, पूरी लंबाई के लिए। तो अब यहां उसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। और पूरी लंबाई के लिए जो समाकलन करते हैं, उस समाकलन को नाम दिया जाता है रेखीय समाकलन। क्या नाम देते हैं, और रेखीय समाकलन, चिन्ह यही लगना है ऐसे ही। अब अगर कोई जैसे इस तार की जगह ऐसे कोई चादर होती,
क्या होती? अब चादर लंबाई चौड़ाई थोड़ी, क्षेत्र चादर की लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? पूरा क्षेत्रफल। तो अगर इसका कोई छोटा सा भाग ले तो उसका तो क्षेत्रफल होगा। मान लो क्षेत्रफल इसका डीए है, तो छोटे से क्षेत्रफल, जैसे यहाँ अभी बंद पृष्ठ का छोटा सा भाग लिया क्षेत्रफल, अब पूरे क्षेत्रफल के लिए चाहिए। अब क्षेत्रफल किसका होता है? पूरे पृष्ठ का। तो अगर छोटे से क्षेत्रफल के लिए पता है और मान पूरे क्षेत्रफल के लिए चाहिए, पहली बात तो पूरे क्षेत्रफल के लिए इसे रेखीय क्यों कहा? क्योंकि लंबाई का मतलब एक सीधी रेखा के लिए बात हो रही है, तो सीधी रेखा के लिए समाकलन कर रहे हैं, इसलिए उस समाकलन को क्या नाम दे देते हैं बच्चों? रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन। अब यह पूरे क्षेत्रफल के लिए हो रहा है, तो या तो कह दो क्षेत्रफल समाकलन। क्या कह दो? या क्षेत्रफल किसका होता है? किसी भी वस्तु के पूरे पृष्ठ का ही तो होता है। किसका होता है? तो क्षेत्रफल को चूंकि पृष्ठ कह सकते हैं, वस्तु का क्या कह सकते हैं, तो हम इस वाले समाकलन को बेटा पृष्ठ समाकलन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बोले सर इसको लिखेंगे कैसे, प्रदर्शित कैसे करेंगे? बेटा वही चिन्ह वही लगेगा बस। बोले फिर सर पता कैसे चलेगा कौन सा समाकलन? बेटा अभी ये क्षेत्रफल समाकलन, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, तो सफिक्स में चाहे तो ए लगा दो। या पृष्ठ समाकलन कहते हैं, पृष्ठ समाकलन को इंग्लिश में कह सकते हो सरफेस इंटीग्रल। क्या कह सकते हो? पृष्ठ को सरफेस कहते हैं, तो ए लगा दो, या सफिक्स में क्या लगा दो? एस। क्या ए ले लो या एस ले लो। अब हमने यहाँ क्षेत्रफल अभी डी से लिया था, तो हम ए लेके चलेंगे। हम क्षेत्रफल को अगर एस से लिखना चाहते, सरफेस का क्षेत्रफल होता है डी एस लेते, तो हम यहाँ चाहें तो एस कह सकते थे। तो हम सफिक्स में यहाँ क्या लगाएंगे? ए। अब कोई ऐसी वस्तु हो जिसके छोटे से आयतन के लिए मान निकाल लें, जैसा कोई पूरा ठोस पिंड ले लिया, अब उसके छोटे से आयतन के लिए कोई मान निकाल लिया और चाहिए पूरे आयतन के लिए। किसके लिए? पूरे आयतन के लिए। किसके लिए चाहिए बेटा? तो पूरे आयतन के लिए जो चाहिए उसे कहते हैं आयतन समाकलन। क्या कहेंगे? बोले कैसे लिखेंगे? वो ही चिन्ह बनाओ, वॉल्यूम इंटीग्रल है, सफिक्स में बी लगा दो। अब सीधी सी बात ये समझो, ये याद रखने वाली है। अगर कोई मान किसी वस्तु के एक छोटी सी लंबाई के लिए निकाल लिया और पूरी लंबाई के लिए निकालना चाहते हो, तो कौन सा समाकलन करो? रेखीय समाकलन। कौन सा समाकलन? अब अगर कोई मान छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाल लिया और पूरे क्षेत्रफल के लिए चाहते हो, तो कौन सा समाकलन? क्षेत्रफल समाकलन, या कह दो पृष्ठ समाकलन। और अगर पूरे आयतन के लिए चाहते हो मान, तो कौन सा समाकलन? तो सीधी सीधी बात रट जानी चाहिए बिल्कुल। अगर पूरी लंबाई के लिए समाकलन करना है तो कौन सा? रेखीय। पूरे क्षेत्रफल के लिए करना है तो पृष्ठ समाकलन, और पूरे आयतन के लिए करना तो, अच्छा एक बात और, कभी कभी कहते पूरा बंद पृष्ठ। किसके लिए? अगर बंद है पृष्ठ, ऐसा है ये वाले पृष्ठ में, अगर बंद पृष्ठ की बात हो रही हो, तो यही जो पृष्ठ समाकलन है ए लगा है, और पूरा बंद पृष्ठ हो तो ऐसा करके बीच में छोटा सा गोला बना देते हैं। और ये गोला पता क्या बताता है? कि ये पृष्ठ पूरा बंद ले रखा है। कैसा ले रखा है? और ये गोला जब बना दिया तो ए लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत। अब आपको पता है बंद पृष्ठ, फिर वो पृष्ठ समाकलन ही हो गया। कौन सा समाकलन हो गया? पृष्ठ समाकलन। जब ये बीच में गोला लगा दें, कभी कभी ये हो है ना पृष्ठ समाकलन में, अगर कैसा पृष्ठ हो? बंद पृष्ठ, फिर बेटा ए एस कुछ मत लगाओ, सीधे ऐसे लगा दो। ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? हटा दें फिर इसे। चलो अब बताओ यहां कौन सा समाकलन होगा? अभी बताओ बेटा। अभी हमने जो बंद पृष्ठ लिया था उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए लिया, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम बेटा संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहते हैं, उसको किससे लिख ले? फाई ई से। बताओ कैसे निकालें? अभी छोटे से क्षेत्रफल से कितना है? डी फाई ई। बताओ पूरे क्षेत्रफल से निकालने के लिए कौन सा समाकलन करें? पृष्ठ समाकलन। अच्छा यहाँ पूरे बंद पृष्ठ की बात हो रही है, तो बीच में ऐसे छोटा सा गोला लगा दें, तो पूरे बंद पृष्ठ के लिए इसका समाकलन कर दो। अब फाई ई बराबर, बेटा बंद पृष्ठ के लिए समाकलन चल रहा है, डी फाई ई का मान अभी कितना आया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इनटू में चल रहा है डी ओमेगा। फाई ई बराबर। अब जरा इसे सॉल्व करो बेटा। समाकलन का एक रूल ये होता है कि अगर समाकलन में कहीं कोई नियतांक है,
उसका प्यारे बच्चों समाकलन से कोई लेना देना। हम उसे समाकलन से कहाँ निकाल लेते हैं? बाहर। समाकलन से कहाँ निकाल लेंगे? बाहर। अब इसमें Q एक निश्चित आवेश ही तो रखा है बंद पृष्ठ के भीतर, निश्चित है। बटे 4πε0 ये ऑलरेडी आपको पता है नियतांक है, तो Q बटे 4πε0 पूरा क्या है? नियतांक। जब नियतांक है तो उसको समाकलन से कहाँ ले ले? बाहर ले लें। तो Q/4πε0 को बाहर ले लिया। अब बताओ ये बंद पृष्ठ के लिए जो समाकलन है इसमें क्या चल रहा है? डी ओमेगा। क्या चल रहा है? डी ओमेगा। परंतु अब ये जो इतना बचा है ना, इस पर चर्चा कर लो। डी ओमेगा क्या है? देखो यहाँ डी ओमेगा क्या है? इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा केंद्र O पर बना घनकोण, बिंदु O पर बना घनकोण। डी ओमेगा है इसके छोटे से क्षेत्रफल द्वारा O पर बना घनकोण। अगर इसका पूरे बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर दें, इसका मतलब क्या हो गया भाई? जो मान छोटे से क्षेत्रफल का हो और अगर ऐसे समाकलन कर दें तो क्या वो उसके पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा? तो डी ओमेगा क्या है? इस पृष्ठ के छोटे से भाग या छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बना घनकोण। अब इसका अगर समाकलन कर दिया मतलब अब ये पूरे बंद पृष्ठ द्वारा बना घनकोण हो गया। और किसी भी पूरे बंद पृष्ठ द्वारा उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर बना घनकोण कितना? कोई बताए? बेटा ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और जब तक पीछे की चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, आप पढ़ के नहीं आओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने नोट करके लिखाया था, मैंने निकलवाया था वैसे गोलीय पृष्ठ के लिए, और मैंने कहा लगता तो हर पृष्ठ के लिए लागू हो जाता है। बताओ कितना? है? हाँ 4π स्टेरेडियन। कहाँ हो तुम लोग? अरे याद करो डी ओमेगा बराबर dA/r²। अगर छोटे से क्षेत्रफल द्वारा है, डीए द्वारा त्रिज्या r है तो dA/r²। अब पूरे गोले द्वारा निकालो, तो पूरे गोले द्वारा निकाल रहे हो तो पूरे गोले का क्षेत्रफल लोगे, और पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना लिया था? 4πr² बटे r²। r² से r² कैंसिल, कितना आया था? भूल गए क्या? पूरे बंद पृष्ठ द्वारा पूरे गोले द्वारा उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर बना घनकोण कितना? भाई पीछे की चीजें जब तक याद नहीं रखोगे तब तक कैसे काम होगा? कुछ नहीं समझ में आने वाला। सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना? ऐसे समझ लो पहले चैप्टर से लेके लास्ट तक ये कोई फिल्म चल रही है ना? और सारे सीन एक दूसरे से बिल्कुल डीपली कनेक्टेड है। अब आपको हम आखिरी वाला सीन बीच में एक देख लें, आगे सर शुरू वाली तो देखी नहीं, फिल्म कैसे समझ में आई बताओ? अब ये फिल्म कोई बॉलीवुड वाली थोड़े ही है जो समझ में आ जाए। बोले एक ही तो होना है, एक कोई हीरो होगा, एक कोई गद्दार बनेगा, विलेन है ना? और लास्ट में कुछ नहीं, किसी बात को लेकर उनमें शुरुआत में झगड़ा होगा, धीरे धीरे लास्ट में हीरो ये या तो वो विलेन जो है वो सुधर जाएगा या फिर वो मारा जाएगा। यही होना है। काट पीट देख लो, समझ में आ जाएगी, है ना? और तुम देखने बैठ जाओ हॉलीवुड मूवी, अब बताओ 10-15 स्टोरी सब चलती है साथ साथ और सब एक दूसरे से कनेक्टेड, है ना? कोई भी एक सीन चल रहा हो उसके बाद में अगला सीन आएगा और वो सारे सीन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब तुमको हम काट के जैसे बॉलीवुड की ना शुरुआत में देखा, बोले अच्छा समझ में आ गया, बोले ऐसा करो जल्दी अगर आप चाहो तो बॉलीवुड की 2-2.5 घंटे की मूवी 10 मिनट के अंदर खत्म कर दो पूरी, 15 मिनट में। अब आप स्टोरी बता दोगे क्या हुआ होगा, है ना? तो ये वो वाली मूवी है नहीं, बॉलीवुड वाली नहीं है। ये कौन सी है? सीन तो अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग सीन का मतलब अलग अलग टॉपिक और सब एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने पिछला वाला सीन नहीं देखा तो अगला वाला सीन आपके समझ में, बॉलीवुड की स्टोरी है नहीं जो अंदाजा लगा लो ऐसा हुआ होगा, है ना? तो सारे सीन एक दूसरे से कनेक्ट हैं बहुत बढ़िया करके, और उनको समझने के लिए हर सीन को देखना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो अगर पीछे के सीन की कोई जानकारी नहीं है तो समझ लो अगला सीन तुम्हें समझ में, हाँ तो बेटा बिल्कुल हॉलीवुड की स्टोरी समझ के देखो इसे। पिछले जितने भी सीन है सब याद रखा करो, रिवाइज करके आया करो कि पिछले वाले सीन में क्या हुआ था, फिर क्या रिजल्ट निकला था, किस में कौन सी घटना हुई थी, है ना? तभी तो आगे वाली घटना। तो अब जरा देखो ई ओमेगा क्या है?
इसके छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बना घनकोण। अगर इस पे समाकलन लगा दिया मतलब पूरे पृष्ठ द्वारा बना घनकोण, और पूरे पृष्ठ द्वारा बना घनकोण कितना था 4 पाई। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे बस इतनी सी बात तो पूछ रहे थे। परंतु समाकलन डी ओमेगा क्या है? संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा ओ पर बना घनकोण। ये क्या है? संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा, कहाँ बेटा? ओ पर बना घनकोण। बताओ कितना? क्या 4 पाई स्टेरेडियन? 4 पाई अतः बताओ फाई ई बराबर, यहां से देखो भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर चल रहा था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, रखते क्यों नहीं हो फिर 4 पाई से 4 पाई। बताओ फाई ई बराबर कितना आया? ऊपर क्यू अपॉन, बताओ यही गॉस की पर में थी कि नहीं थी? हाँ, एक आध बालक को लग रहा होगा नहीं सर ऐसे तो नहीं लिखी थी, चलो बदल के लिख लेते हैं। क्यू को बाहर लिख लिया तो अब क्यू अलग निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा फिर कुछ, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू लिख लो। अब तो ऐसा ही था बिल्कुल, अब तो जैसा लिखाया था क्या वैसा ही नजर आ रहा है कि नहीं? बताओ सिद्ध हो गई। अरे भाई हमने एक बंद पृष्ठ लिया, उस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश रखा क्यू, फिर उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला। क्या वो वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर रखे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई है ना? क्लियर है सबको? आगे बढ़े, कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं है? चलो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, है ना भाई? बताओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। 17.7 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश है, आवेश को क्यू से लिख ले। भाई क्वेश्चन का काम क्या है? न्यूमेरिकल कोई दिया हो, बालक बायो वाले बहुत घबरा जाते हैं, बोले नहीं न्यूमेरिकल तो सर आते ही नहीं हमें। अरे भाई न्यूमेरिकल में पहला काम ये है, अगर थ्योरी आपने बढ़िया से पढ़ रखी है तो पहले कोई भी क्वेश्चन आया देख के ऐसे ही पढ़ो, बोले लग रहा नहीं होगा हम पे और छोड़ दिया। कुछ तो बालक बायो वाले ऐसे हैं कि अगर टेस्ट में कहीं किसी में दिया जाए क्वेश्चन तो बिना पढ़े ही छोड़ देते हैं, बोले न्यूमेरिकल तो आते ही नहीं हमें। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने थ्योरी भी पढ़ी है तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी 70% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो केवल फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी बढ़िया करके पढ़ के गए हो तो गुणा भाग तो कर ही लोगे, या जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता है, फिर तो तुम्हारा ऊपर वाला ही मालिक है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर वो भी नहीं आता है। ठीक है ना? तो पहला काम यह है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो नोट करो, क्या निकालना है वो नोट करो, और उसके बाद अंदाज़ा खुद लग जाएगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जैसे इसमें 17.7 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, मतलब आवेश है, आवेश दिया है, किससे लिखें? चलो बढ़िया बात, क्यू का मान है 17.7 माइक्रो कूलाम। अच्छा, माइक्रो कूलाम में रखा हुआ आवेश तो हमें अच्छा लग नहीं रहा है, इसे बदल लो कूलाम में। तो बताओ क्या करें? माइक्रो की जगह, माइक्रो का मतलब कितनी घात? 10 की घात -4 है, 2 3 ये तो रटी लो। मैंने कहा मिली आ जाएगा 10 की घात -3, माइक्रो आ जाए तो 10 की घात, और नैनो आ जाए तो, और पिको आ जाए तो हाँ -12। ठीक है ना? तो अभी माइक्रो है, इसकी जगह 10 की घात -6 कूलाम। एक बिंदु आवेश 0.03 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। बेटा 0.03 मीटर का एक की भुजा वाला एक घन है, तो घन की भुजा दे रखी है, भुजा आर्म साइड ऐसे लिख ले, 0.03 मीटर वाली भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक है ना? फिर कह रहे हैं घन के प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक क्या होगा बच्चों? पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। घन के कुल कितने पृष्ठ होते हैं? अरे घन के पृष्ठ पता है कि नहीं? घन जानते हो क्या होता है? अरे लूडो खेले हो कभी?
लूडो का फेंकने वाला जो पासा होता है वो घन है। अब देखो 6 याद आ गए ने, मतलब सब्जेक्ट में घन भी पढ़ा होगा कई बार, तो वो घन याद नहीं है, लेकिन कह रहा है लूडो याद है हमें। हाँ यही तो तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी, इसीलिए तो पढ़ाई में डाउन है, क्योंकि दिमाग यहाँ काम करता ही नहीं। उधर का अभी जो है ना गेम वगैरह है, कोई खेलना है, खुरापात करनी, उसमें बढ़िया कतई 100% वहीं होते हो, और जो पढ़ाई कर रहे हो तो 5-10% पढ़ाई में लग जाए तो बहुत है। 90 to 95% तो इधर उधर भटक रहा होता है। बैठे हो तो क्लास में और सोच रहे बाहर की, हम आज क्रिकेट खेलने गए थे, क्या किया था हमने, वहाँ गली में वो दोस्त मिला था, वहाँ हमने ये खुरापात करी थी, अब इसके बाद वहाँ जाएंगे हम, अब इसके बाद ये करेंगे। मतलब बाहरी दुनियादारी चल रही होती है। मतलब यहाँ तुम तो उपस्थित होते हो, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह से यहाँ उपस्थित, फिर कहते हो सर बढ़िया करके याद नहीं होता, तैयार नहीं होता। कैसे हो तैयार? दिमाग तो लगाओ अपना पूरी तरीके से। वहाँ A बराबर 0.03 मीटर जब दिमाग पूरी तरह से लगता है तो पता कौन सा हाल होता है, जैसा तुम्हारा मोबाइल देखते समय। अच्छा बताओ, आपने नोटिस किया होगा कि आप मोबाइल देख रहे हो, अब कोई घर वाला आवाज़ दे रहा है, मम्मी आवाज़ दे रही, बालक सुन ही नहीं रहा है, 10-15 आवाज़ दी, फिर आगे मम्मी पीछे से एक चप्पल मारी सर में, नहीं चिमटा फुकनी कुछ मिल गया वो मार दिया। अब बालक ऐसा करके देख रहा है, क्या हुआ, मारा क्यों? सीधे कह देती, ओए बेटा सीधे तो बहुत देर से कह रहे थे, तूने सुनी कहाँ? तो बालक कहता मैंने तो सुना ही नहीं एक भी बार। मतलब उस वक्त आपका ध्यान मोबाइल में बिल्कुल 100% होता है, इतना 100% होता है कि बाहर की आवाजें भी आपको सुनाई। बताओ इतना दिमाग कभी पढ़ाई में लगा? अगर इतना पढ़ाई में लग जाए, कह रहे पढ़ाई करते वक्त तो मैं बाहर की बातें सब सुनाई देती हैं, पढ़ाई का तो दिखाई नहीं देता वैसे ही। तो अगर इतना दिमाग तुम्हारा पढ़ाई में लग जाए जितना मोबाइल में लगता है, अब बढ़िया तैयार हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वही 100% कंसंट्रेशन होता है, वहां ध्यान आपका होना चाहिए। 100% आप तभी होते हो जब मोबाइल देख रहे होते हो, तब आपका दिमाग 100% वहां सामने चल रही रील में होता है ना, और उसको ऊपर बढ़ाने में, है कि नहीं? और कहीं नहीं होता। उतना दिमाग अगर पढ़ाई में लग जाए तो बढ़िया बात है। लगाया कभी? लगा के देखना, तब कहोगे हाँ बढ़िया तैयार हो रहा है। यहां आ जाओ। अच्छा A बराबर 0.03 मीटर, कह रहा घन के प्रत्येक पृष्ठ से, है ना, एक पृष्ठ से, ऐसा है। कुल फ्लक्स को तो हम लिखते हैं फाई ई से, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अब जितने भी क्वेश्चन आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करेंगे, उसे लिख लेंगे फाई ई डैश से। तो यहाँ कितने, प्रत्येक का मतलब एक पृष्ठ से ही तो पूछा है, तो ऐसा करो फाई ई डैश से लिख लो। तो हमें फाई ई डैश, है ना, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। कुल फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, और एक पृष्ठ से दो फाई ई डैश से लिख लो। अब बताओ, देखो बेटा, अब स्थिति क्या है, जरा ध्यान देना। अरे रुक जा भाई, ये घन है, ठीक, रफली बना लेते हैं एक चित्र छोटा सा, ऐसे ही तो होता है। इस घन के भीतर क्यू आवेश रखा है यहां कहीं केंद्र में, इसकी वजह से इस घन से क्या गुजर रहा होगा, फ्लक्स चारों तरफ से सभी पृष्ठों से गुजर रहा होगा। घन क्या है, एक बंद पृष्ठ, और किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अभी तो पढ़ा है, क्या उसके भीतर रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो अगर इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स चाहिए तो वो तो आवेश क्यू का कितने गुना, 1/ε0 गुना। तो घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, लला क्यों बात कर रहा है भाई, बेटा पढ़ ले, है ना, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स को ऐसा करो बेटा, फाई ई से लिख लो। मैंने कहा कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का कितने गुना, 1/ε0 गुना। फाई ई बराबर, बताओ भाई, क्यू का मान कितना है आपके सामने, 17.7, और गुणाम 10 की घात क्या है, 1/ε0 का मान 8.85, और गुणाम 10 की घात याद है कुछ नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू है, याद होनी चाहिए। 8.85 गुणा 10 की घात -12,
गुणा 10 की घात कितना, हाँ 8.85 दूनी 17.7। पहाड़ा याद है कि नहीं 8.85 का? नहीं याद है। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो पॉइंट हटाओ, एक अंक से एक अंक आगे बढ़ेगा, इधर एक अंक और बढ़ाओ आगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1770 और बटे 885। अब तो देख लो 885 दूनी 1770 होगा कि नहीं? हाँ घबराओ मत, जैसे मन करे वैसे कर लेना। बालक कह रहे सर 8.85 का तो पहाड़ ही नहीं याद करा कभी, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब याद हो गया आज। 8.85 दूनी 17.7। अब देखो कितना हुआ, 5e बराबर बच्चों कितना, 2 गुणा 10 की घात ये -12 ऊपर जाके +12 और -6 पहले से 12 -6 कितना, अरे 12 -6 6 ही तो बचेंगी। अरे कैसा बालक हो हैं भगवान, तुम्हारा जिम्मेदार मैं नहीं हो पाऊंगा लग रहा है, ऊपर वाला ही मालिक है। क्या होगा बताओ, 12 -6 पूछ रहा हूं तो कह रहे हैं बताओ क्या बताएं, हमारी तरफ देख रहे हैं, तुम ही बता दो, है ना? क्या पता कहीं जोड़ घटाना गलत हो जाए। धन्य है प्रभु आप, है ना? आपके दर्शन करके हम भी धन्य हो गए। 2 गुणा 10 की घात 6। अच्छा मात्रक पता है फाई का, पिछली क्लास में ही निकाला था। कितना, अरे फाई ई बराबर क्या ही है फॉर्मूला, ई का न्यूटन प्रति कूलाम, ए का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या ई का रखते थे बोल्ट प्रति मीटर, और ए का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो एक आ गया था बोल्ट इंटू मीटर। तो जो चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो यही लिख ले रहा हूं मैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है ना? अब यहां ये तो घन से गुजरने वाला क्या कुल वैद्युत फ्लक्स आ गया। हमें चाहिए कितने पृष्ठ, और अब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक पृष्ठ। अतः घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताओ फाई ई डैश, बताओ कैसे निकालें, बताओ। नहीं समझ में आ रहा बेटा, ये फ्लक्स कुल है, कुल का मतलब उसके 6 पृष्ठों से, तो 6 पृष्ठों का फ्लक्स तो कितना है फाई ई, 6 का आइए, एक का कितना होगा फिर, अगर 6 का फाई ई है तो एक का कितना होगा, हाँ 6 से भाग कर दो। अरे सीधी सी बात है। अच्छा इसमें नहीं काम कर रहा हो बढ़िया दिमाग, एक और उदाहरण, पैसे में बहुत बढ़िया काम करता है दिमाग सबका, है ना? 600 रुपये है मान लो 6 लोगों के, बताओ एक को कितने मिलेंगे? आप समझ में आया कैसे? 600 को अगर 6 लोगों में बांटना, एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 6 से भाग कर दो, है ना? तभी तो एक के निकल के आएंगे। तो यहाँ ऐसे समझ लो ये फ्लक्स है कितने पृष्ठों का, 6 का, हमें कितने का चाहिए, तो इसे 6 से भाग कर दें, तो फाई ई डैश जो एक का होगा वो फाई ई का कौन सा हिस्सा, छठा हिस्सा। अब फाई ई बराबर कितना है आपके सामने, क्या 2 गुणा 10 की घात 6, और बटे में कितना है ये 6, 2 तिया 6, तो फाई ई डैश बराबर कितना, 1/3 लिख लो, 1/3 गुणा 10 की घात 6, और मात्रक वही चली रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई समस्या है यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन ही और ले लेते हैं, अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में, है ना? आराम से, क्योंकि आज वो टॉपिक अगर शुरुआत भी की, क्योंकि एक टॉपिक जैसा करेंगे उस एक जैसा 3 और पढ़ने सेम, और 4 के चारों इंपॉर्टेंट, 4 टॉपिक करने वाले हैं हम अभी, और 4 में पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, समझ लो सेम कॉन्सेप्ट बाकी 3 में भी लगने वाला है, तो उसको बढ़िया करके डिटेल में समझेंगे कल। आज क्योंकि इतना समय बचेगा नहीं जो कंप्लीट कर पाए, बीच में अधूरा छोड़ना पड़ेगा फिर। ये अगला क्वेश्चन देखो, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। अब ये कोई क्षेत्र है समझ लो, ये ऐसे ठीक, इसमें कितनी 4500 बल रेखाएं किधर जा रही हैं, भीतर।
और कह रहे हैं 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से किधर आ रही, बाहर। चलो बाहर कितनी आ रही है, 2500। अब बताओ उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। कह रहे हैं इसके भीतर का जो आवेश है वो बता दो हमें। तो ये बताओ इससे गुजरने वाला, देखो ये बल रेखाएं हैं, तो जितनी बल रेखाएं गुजरे वही तो फ्लक्स है। अब आपको याद होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कैसा लेते हैं, और अब प्लस का, और अंदर प्रवेश करने वाला माइनस का। अंदर प्रवेश करने वाला, तो बताओ ये 4500 पाई 1, ये 4500 रेखाएं किधर पर जा रही हैं, इसके भीतर, मतलब ये इसके भीतर प्रवेश करने वाला फ्लक्स है। बताओ प्लस लेगी माइनस, चलो माइनस। अच्छा दूसरा फ्लक्स, ये रेखाएं का मतलब फ्लक्स है, फाई 2 से लिख लें। 2500 किधर जा रही रेखाएं, बाहर, तो ये प्लस 2500 ले लें क्या। अब ऐसा करो, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अगर फाई ई चाहिए तो बेटा फाई 1 प्लस फाई 2, फाई ई बराबर, बताओ फाई 1 कितना है, माइनस 4500, फाई 2 कितना है, प्लस 2500। बताओ फाई ई कितना बचा, माइनस के कितने, 2000, माइनस के 2000। अब फ्लक्स है तो कायम लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब लगा दो गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, कुल वैद्युत फ्लक्स इसके भीतर रखे कुल आवेश का कितने गुना, 1/ε0 गुना। अब फाई तो इसमें दे दिया इन्होंने, पूछा क्या हमसे, बोले क्यू बता दो। क्या बता दो, तो निकाल लो यहाँ से क्यू बराबर क्या, फाई ई तो है ही, ε0 इसकी गुणा में आएगा बेटा, फाई ई गुणा ε0। तो क्यू बराबर, देखो फाई ई का मान कितना आपके सामने, 2000, ε0 8.85 गुणा 10 की घात। तो क्यू बराबर, ऐसा करो 2 से तो कर लो गुणा, 2 से गुणा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे और 1 17, फिर 2 अट्ठे 16 और 1 17, 10 मतलब कितने से पहले, 2 से पहले, 17.70, 10 की घात कितनी बची, -12। तो ये 3 जीरो भी तो छोड़ रखे हैं, 3 जीरो का मतलब प्लस की 3 घात। बताओ -12 और प्लस 3 -9, इतने क्या, कूलाम। क्या है, अभी आवेश कूलाम में आएगा, या Q बराबर 17.7। अच्छा लास्ट वाले जीरो लिखना, लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, 17.7। अच्छा ये 10 की घात -9 की जगह क्या लिख सकते हैं, नैनो। क्या लिख सकते हैं, नैनो। तो इतने नैनो कूलाम, यानी कि ये जो बंद पृष्ठ जिसमें से ये इतनी फ्लक्स रेखाएं आज जा रही हैं, इतनी आ रही हैं, इसके भीतर कुल आवेश कितना रखा होगा, 17. अच्छा एक काम और, माइनस भी था भैया, क्या था, हाँ माइनस तो, और कुछ है भाई, क्या था, माइनस। तो इतना आवेश काहे का आएगा, ये माइनस का। बढ़िया बालक बात नोट करेंगे, कहीं साफ दिख नहीं रहा, बढ़िया से लिख दूं जरा मैं, वरना दिक्कत आएगी। देखो Q बराबर, ये माइनस का 2000 गुणा, ये कितना आया था, माइनस का 17.70, बाकी गुणा हो गई थी। ये Q बराबर माइनस का 17.7 और 10 की घात -9 की जगह नैनो कूलम। ठीक है ना, इतना है। क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, चलो बढ़िया है फिर।